अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का अपना सजाद खेड़ा ज़राई मशवरे के साथ हाज़िर है। मेरे काश्तकार भाइयों, आज हम आपको ज़मीन की ज़रखेज़ी के बारे में बताएंगे कि ज़मीन की ज़रखेज़ी कम कैसे होती है और ज़मीन की ज़रखेज़ी को बढ़ाया कैसे जा सकता है। कौन सी ऐसी फसलें हैं जो ज़मीन की ज़रखेज़ी की कमी का बास बनती हैं और कौन सी ऐसी फसलें हैं जो ज़मीन की ज़रखेज़ी को दोबारा बहाल करती हैं। मुकम्मल तफसीलात आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि ज़राई मालूमात आप लोगों तक पहुंचती रहें। आइए अब सबसे पहले ये बात करते हैं कि ज़मीन की जो ज़रखेज़ी है इसका क्या मतलब है। ज़रखेज़ ज़मीन का ये है कि हम जो खादें दे रहे हैं वो फसल को लग रही हैं। इसके अलावा ज़मीन के अंदर जितनी भी खादें मौजूद हैं, माइक्रो न्यूट्रेंट यानी छोटी खादें, दो किस्म की खादें होती हैं। एक बड़ी खादें होती हैं जिनको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश कहते हैं और सल्फर भी इसी बड़ी खुराक में शामिल है। बाकी छोटी खुराकें होती हैं जिसमें जिंक, बोरान, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम और भी बहुत सारी खुराकें हैं जिनका शुमार छोटी खुराकों में होता है। ये ज़मीन के अंदर मौजूद होती हैं। कुछ हम देते हैं जिंक वगैरह, बोरान वगैरह या कैल्शियम वगैरह, इनकी मुख्तलिफ खादों की शक्ल में उनके अंदर से चली जाती हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी होती हैं जो ज़मीन के अंदर मौजूद होती हैं। अगर ज़मीन ज़रखेज़ हो, अच्छी हो, तो वो अवेलेबल हो जाती हैं पौधे को। जो ज़रखेज़ ज़मीन नहीं होती वो फिर पौधे को इतना ज़्यादा खुराक मुहैया नहीं करती जो उसकी ज़रूरत होती है। अब ये देखते हैं कि ज़मीन की जो ज़रखेज़ी है वो कम कैसे होती है। आप लोगों को पता है कि बार बार फसलें काश्त करने से ज़मीन थक जाती है। बार बार ज़्यादा मिकदार में खादें डालने से भी ज़मीन की ज़रखेज़ी कम हो जाती है। बार बार एक ही किस्म की फसल काश्त करने से भी ज़मीन की ज़रखेज़ी कम हो जाती है। इसके अलावा कुछ ऐसी फसलें भी हैं जो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स को इस्तेमाल करती हैं, बहुत ज़्यादा खुराक इस्तेमाल करती हैं ज़मीन से। वो फसलें भी ज़रखेज़ी की कमी का बास बनती हैं। मिसाल के तौर पर मैं आप लोगों को बताता हूँ, आलू, चुकंदर, मूली, शलजम, बंद गोभी, केला, टमाटर, कमाद, शक्करकंदी वगैरह, ये ऐसी फसलें हैं जो ज़मीन के अंदर से पोटाश बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं और ज़मीन में पोटाश की कमी वाक़या हो जाती है। जो फलीदार फसलें होती हैं वो ज़मीन में फास्फोरस की कमी का बास बनती हैं, क्योंकि इस किस्म की जो फसलें हैं वो ज़मीन से बहुत ज़्यादा फास्फोरस इस्तेमाल करती हैं। इसके अलावा जो सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां हैं और जो चारे वाले घास हैं, इनको काश्त करने से ज़मीन के अंदर नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। इसके अलावा पाकिस्तान में जो ज़मीन की ज़रखेज़ी कम हो रही है उसकी सबसे बड़ी वजह एक और भी है, वो है नमकियात। पाकिस्तान में नहरी पानी की कमी की वजह से ट्यूबवेल का जो पानी इस्तेमाल किया जाता है उसके अंदर नमकियात बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से ज़मीनों में कलराठापन हो जाता है और कलराठेपन की वजह से फिर ज़मीन की ज़रखेज़ी कम हो जाती है। हम जो खाद खुराक जो भी चीज़ भी डालते हैं उसके अंदर वो पौधों को अवेलेबल नहीं होती। इसके अलावा इसके अंदर जो माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है, यानी खुर्दबीन जानदार जो इसमें रहते हैं, जो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। इसके अलावा ज़मीन के अंदर जो माइक्रो न्यूट्रेंट पाए जाते हैं या माइक्रो न्यूट्रेंट यहाँ जो हम खादें वगैरह ज़मीन को देते हैं वो उसको अवेलेबल करवाने में मदद देते हैं, ये जो माइक्रोब्स होते हैं ज़मीन के अंदर। इस तरह की ज़मीनों के अंदर जो सख्त ज़मीनें होती हैं, कर्राठी ज़मीनें होती हैं, उनके अंदर माइक्रोबियल एक्टिविटी यानी खुर्दबीन जानदार की जो एक्टिविटी होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से उसके अंदर जो माइक्रो न्यूट्रेंट खुराक पाई जाती है वो पौधों को अवेलेबल नहीं होती। इसके अलावा नामियाती मादे की मिकदार भी पाकिस्तान की ज़मीनों में बहुत ज़्यादा कम है। जो नामियाती मादे की मिकदार एक ज़मीन के अंदर होनी चाहिए, एक अच्छी ज़मीन के अंदर होनी चाहिए, वो कम से कम 5% हो, क्योंकि जो आप खुराक जब आप इसमें डालेंगे तो वो सारी फसल को अवेलेबल होगी, ज़मीन नरम और भुरभुरी रहेगी। उसके अंदर माइक्रोबियल एक्टिविटी यानी खुर्दबीन जानदार जो खुराक अवेलेबल करने में मदद देते हैं वो भी एक्टिव रहेंगे। इस तरह जड़ की ग्रोथ भी अच्छी होगी और ऑटोमेटिक पौधे के ऊपर असर पड़ेगा, पैदावार भी अच्छी होगी। ये वजूहात थी जिसकी वजह से ज़मीन में ज़रखेज़ी की कमी होती है। अब आप लोगों को बताते हैं कि ज़मीन की ज़रखेज़ी हम कैसे बढ़ा सकते हैं। ज़मीन की ज़रखेज़ी को बढ़ाने के लिए ज़मीन को खोल कर रख दें, यानी उसमें हल चलाएं, उसमें गोडी वगैरह दें, उसमें जड़ी बूटियाँ न होने दें। अगर ज़मीन को हम खोल के रख दें कुछ अरसे के लिए, उसके खोलने से यह है कि ज़मीन हवादार हो जाएगी। इसके अलावा ज़मीन के अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं उनकी एक्टिविटी बढ़ जाएगी। ज़मीन को खोल के रखने से जब उसको धूप लगेगी, जो उसके अंदर लार्वे या एग्स वगैरह पेस्ट के पड़े होते हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। दूसरा तरीका यह है कि ज़मीन की ज़रखेज़ी बढ़ाने का, आप ज़मीन के अंदर लेग्यूम क्रॉप्स को काश्त करें, यानी फलीदार अजनास को काश्त करें। फलीदार अजनास को काश्त करने का फ़ायदा ये होता है कि उनकी जड़ों के अंदर बैक्टीरिया पाया जाता है, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है, हवा से नाइट्रोजन को फिक्स करके वो पौधे को देता है। जब आप फलीदार अजनास को काश्त करें, फलीदार फसलें काश्त करें, उनको फूल आने से पहले ज़मीन के अंदर दफना दें और साथ ही आपने
तकरीबन 1 बोरी यूरिया आप उसका छटा भी लगा दें, ये जल्दी गल सड़ जाएगी ताकि अगली फसल को हम काश्त करने में दुश्वारी ना हो, ताकि हम अगली फसल को टाइम पर काश्त कर सकें। उसमें चना हो गया, माश दाल हो गई, लोबिया हो गया, मसूर की दाल हो गई, मूंगफली हो गई, सोयाबीन हो गया, बरसीम हो गई, शफ्तल हो गई। इस तरह की जो फसलें काश्त करने से ये ज़मीन की जरखेज़ी बढ़ाती हैं। इनकी जड़ों में एक खास किस्म का बैक्टीरिया पाया जाता है जिसको नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहते हैं। वो हवा से नाइट्रोजन को फिक्स करके पौधे को देता है। अगर आपने इस तरह की फसल काश्त की है, जब अगली फसल इस ज़मीन पे काश्त करेंगे तो उसमें नाइट्रोजन हमें कम देनी पड़ेगी या नहीं देनी पड़ेगी, क्योंकि इस तरह की ज़मीनों में नाइट्रोजन की मिकदार बहुत ज़्यादा हो जाती है। अगर इस तरह की फसलें जो फलीदार अजनास हैं इनको अब कचर कर यानी मिक्स करके ज़मीन के अंदर दफना दें, ज़मीन के अंदर दे दें, तो उसमें तकरीबन सारे न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं उन फसलों में। इस तरीके से भी ज़मीन की जरखेज़ी बढ़ जाती है, ज़मीन नरम और भुरभुरी हो जाती है। अगर हम इस तरह की ज़मीनों में कोई खाद थोड़ी सी भी दें तो उसको रिजल्ट दिखाती है, वो फसल को लगना शुरू हो जाती है। ये भी एक किस्म का नामियाती मादा होता है। इसके डालने से ऑर्गेनिक मैटर की मिकदार जब बढ़ जाती है, मेन मकसद एक ही है, चाहे आप इसमें जानवरों का गोबर डाल दें या आप इस तरह की फसलें काश्त करके फलीदार जो अजनास हैं उसको काश्त करके उसका फूल आने से पहले ज़मीन के अंदर दफना दें। मकसद एक ही है कि ऑर्गेनिक मैटर की नामियाती मादे की मिकदार बढ़ानी है। अगर आपने अच्छी पैदावार लेनी है, जो आप खाद खुराक डाल रहे हैं वो फसल को लगे, तो फिर आपकी ज़मीनों के अंदर नामियाती मादे की मिकदार ज़्यादा होना ज़रूरी है। इसके अलावा आप जानवरों का गोबर वगैरह उसमें डाल सकते हैं, लेकिन आपने फसल काश्त करने से पहले तकरीबन कुछ 40-50 दिन पहले आपने इसमें डालना है। ज़मीन के अंदर इसको मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद आपने इसके ऊपर यूरिया वगैरह का छटा लगा के जल्दी गल सड़ जाए ताकि अगली फसल के लिए ये अवेलेबल हो जाए। वैसे तो ये कहते हैं कि जो आपने जानवरों का गला सड़ा गोबर इसमें डाला है वो इस फसल को कम फ़ायदा देगा, अगली फसल को वो ज़्यादा फ़ायदा देगा, क्योंकि अगली फसल तक ये फुल गल सड़ चुका होगा और अगली फसल को फ़ायदा देगा। उम्मीद है काश्तकार भाइयों आप इस तरह अपनी ज़मीनों में नामियाती मादे की मिकदार बढ़ाएंगे। जब नामियाती मादे की मिकदार बढ़ाएंगे तो फर्टिलिटी यानी जरखेज़ी ऑटोमेटिक आप लोगों की ज़मीनों की बढ़ जाएगी। कलराठापन भी इससे कम हो जाता है। कैसे कम हो जाता है कि जब ज़मीन नरम और भुरभुरी उसमें पानी लगे तो उसके अंदर जो नमकियात होते हैं, नमकियात की जो तह होती है वो नीचे चली जाती है, लीच डाउन कर जाती है, जिसकी वजह से कलराठापन कम हो जाता है। फिर आप उसमें फसलें काश्त कर सकते हैं। उम्मीद है काश्तकार भाइयों आप लोगों को समझ आ गई होगी। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि हर ज़राई मालूमात आप लोगों तक पहुँचती रहे। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।